So hello everyone, welcome to class number 33 of the course Getting Started with Python। तो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है नेस्टेड लूप्स। व्हाट इज नेस्टेड लूप्स एंड नेस्टेड लूप्स को हम कैसे हमारे पाइथन प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और समझते हैं सबसे पहले कि ये नेस्टेड लूप होता क्या है। A loop may contain another loop inside it। एक लूप के अंदर अगर हम और एक लूप यूज करना चाहते हैं देन हम यूज कर सकते हैं। एंड द लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड ए नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर अगर हम और एक लूप को यूज करते हैं देन उसको हम नेस्टेड लूप एक्चुअल में बोलते हैं। ओके जैसे कि हमारे पास दो तरह के लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं या फिर लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं, एक है फॉर लूप एक है व्हाइल लूप। तो फॉर लूप के अंदर अगर हम और एक फॉर लूप यूज करते हैं या फिर व्हाइल लूप के अंदर अगर हम और एक व्हाइल लूप यूज करते हैं या फिर फॉर लूप के अंदर हम व्हाइल लूप यूज करते हैं या फिर व्हाइल लूप के अंदर फॉर लूप यूज करते हैं, सबको हम बोल सकते हैं nested loops। So Python doesn't impose any restriction on how many loops can be nested inside a loop or on the level of nesting। जैसे कि यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लिया, उसके अंदर हम और एक फॉर लूप ले सकते हैं, उसके अंदर हम और एक फाइल लूप ले सकते हैं, उसके अंदर हम और एक फॉर लूप ले सकते हैं। ऐसा कोई लिमिटेशन या फिर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम कितने लेवल ऑफ लूप्स किसके अंदर यूज कर सकते हैं। हम जितना चाहे उतना हम यूज कर सकते हैं। सो एनी टाइप ऑफ लूप में बी नेस्टेड विद इन अनदर लूप। फॉर लूप के अंदर हम व्हाइल लूप को नेस्ट कर सकते हैं, व्हाइल लूप के अंदर फॉर लूप को हम नेस्ट कर सकते हैं। ओके तो किसी भी लूप के अंदर हम किसी भी लूप को नेस्ट कर सकते हैं नेस्टेड लूप जब हम करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अभी आज के क्लास में हम कुछ प्रोग्राम्स कंसीडर करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट प्रोग्राम हमारा जो है वो फोकस होगा कि द यूज ऑफ नेस्टेड लूप का यूज जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम इस एग्जांपल को कंसीडर करने वाले हैं, जहां पे हम क्या करेंगे, दो फॉर लूप हम लेंगे, एक फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप। कैसे हम एक फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप को यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, कैसे एग्जीक्यूशन होता है उसको हम समझते हैं इस एग्जांपल के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे फॉर लूप हमने एक यूज किया, फर्स्ट फॉर लूप। तो फर्स्ट फॉर लूप हम जो यूज करते हैं वो है आउटर लूप, वो बाहर का लूप है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें एक रूम में एंटर करना होता है कि नहीं, तो उसका जो बाहर का डोर है वो हम पहले ओपन करते हैं, फिर अंदर के डोर को ओपन करते हैं, है कि नहीं। और जब रिटर्न आते हैं तो अंदर के डोर को पहले क्लोज करके आते हैं, फिर बाहर के डोर को क्लोज करते हैं। वही सेम रियल लाइफ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। अगर हम दो फॉर लूप यूज कर रहे हैं, एक आउटर फॉर लूप एक इनर फॉर लूप, तो सबसे पहले किसको ओपन करोगे, आउटर फॉर लूप। फिर अंदर जाने के बाद इनर फॉर लूप मिलेगा, इनर फॉर लूप को ओपन करोगे। फिर जब बाहर निकलोगे तो पहले इनर फॉर लूप से बाहर निकलोगे, फिर आउटर फॉर लूप से बाहर निकलोगे। जैसे रियल लाइफ में कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होता है। तो ये आउटर फॉर लूप हमारे पास है, आउटर फॉर लूप में रेंज हमें कितना दिया है, 3। मतलब ये आउटर फॉर लूप कितना बार रिपीट होने वाला है, 3 बार रिपीट होने वाला है। ओके तो इस आउटर फॉर लूप के अंदर हमने एक स्टेटमेंट ले लिया है, ये इंडिकेट करने के लिए कि आउटर फॉर लूप हमारा रिपीट हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट टाइम रिपीट होगा तो एक बार प्रिंट करेगा, फिर सेकंड टाइम रिपीट होगा, सेकंड टाइम प्रिंट करेगा, थर्ड टाइम रिपीट होगा, थर्ड टाइम प्रिंट करेगा। उसको इंडिकेट करने के लिए हमने इस स्टेटमेंट को ले लिया है। उसके अंदर फर्स्ट फॉर लूप के अंदर हम सेकंड फॉर लूप अभी कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट फॉर लूप का कंडीशन जब ट्रू होगा तब हम अंदर आएंगे, सेकंड फॉर लूप में आएंगे। सेकंड फॉर लूप का कंडीशन जब तक सही होता रहेगा तब तक सेकंड फॉर लूप को हम एग्जीक्यूट करते रहेंगे। और सेकंड फॉर लूप का एग्जीक्यूशन जब खत्म हो जाएगा देन सेकंड फॉर लूप जो इनर फॉर लूप है वहां से हम बाहर आएंगे। वहां से बाहर आने के बाद हम अगेन आउटर फॉर लूप का एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे। ओके आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हम आउटर फॉर लूप जो है, आउटर फॉर लूप का कंडीशन हमने चेक किया, कंडीशन सही है तो हम अंदर आए। देन हम इनर फॉर लूप के पास पहुंचे, इनर फॉर लूप का कंडीशन हमने चेक किया। तो जब तक ये इनर फॉर लूप का कंडीशन सही होता रहेगा तब तक हम ये इनर फॉर लूप को ही एग्जीक्यूट करते रहेंगे। कब तक, जब तक इनर फॉर लूप का कंडीशन गलत नहीं हो जाता। और जब इनर फॉर लूप का कंडीशन गलत हो गया तब हम इनर लूप से बाहर जंप करके आ जाएंगे। देन हम अगेन फिर आउटर लूप के पास जाएंगे, आउटर लूप का कंडीशन चेक करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू है यस, तो कंडीशन ट्रू, अगेन अंदर आएंगे। अगेन अंदर आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अगेन अंदर आने के बाद हम फिर से इनर लूप को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते रहेंगे जब तक हमारा इनर लूप का कंडीशन गलत नहीं हो जाता। फिर कंडीशन गलत हो गया, फिर हम इनर लूप के बाहर आ गए।
इनर लूप के बाहर आने के बाद फिर हम आउटर लूप के पास जाएंगे, फिर हम चेक करेंगे आउटर लूप का कंडीशन। यस, आउटर लूप में वैल्यू है। ओके, आउटर लूप में अगर वैल्यू है तो कंडीशन सही है तो हम फिर से आउटर लूप के अंदर आएंगे, तो फिर से हमें इनर लूप मिलेगा। उस इनर लूप को फिर हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते रहेंगे। फिर उसको रिपीटेडली कब तक एग्जीक्यूट करते रहेंगे? जब तक इनर लूप का कंडीशन गलत नहीं होता। इनर लूप का कंडीशन गलत हुआ, फिर हम इनर लूप के बाहर आएंगे। इनर लूप के बाहर आने के बाद फिर हम आउटर लूप के पास जाएंगे। अब जब हम आउटर लूप के पास पहुंचे, सपोज हमारा कंडीशन आउटर लूप में गलत हो गया, मतलब आउटर लूप में जितना भी हमारा रेंज ऑफ वैल्यू था वो एसेस हो चुका है, मतलब हम लूप के एंड तक पहुंच चुके हैं। तो जिसकी वजह से हम और आउटर लूप के अंदर एंटर नहीं करेंगे, तब तक हमारा रिपीटेशन खत्म हो चुका होगा। ओके ओके, तो इसका मतलब आउटर लूप के अंदर हम एंटर किए, उसके अंदर इनर लूप को हम जितना बार चाहे उतना बार एग्जीक्यूट किए, जब तक कंडीशन गलत नहीं होता। जब कंडीशन गलत हुआ तो हम फिर आउटर लूप के पास गए, आउटर लूप का कंडीशन फिर सही हुआ, फिर इनर लूप का कंडीशन सपोज 5 बार तक सही है, हमने फिर से 5 बार उसको एग्जीक्यूट किया। फिर हम आउटर लूप में गए, फिर कंडीशन सही हुआ, फिर अंदर आए, फिर इनर लूप का कंडीशन गलत होने तक हमने उसको 5 बार एग्जीक्यूट किया। फिर हम आउटर लूप के पास गए, अब आउटर लूप का कंडीशन गलत हो गया, तो और हम अंदर नहीं आएंगे। ये हमारा फाइनल आउटपुट हमें मिल गया। ओके, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम इस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो इसी तरीके से हम ये एग्जाम्पल जो कंसीडर किए हैं, ये एग्जाम्पल भी हमारा उसी तरीके से काम करने वाला है, अगर हम इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से देखेंगे तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे शुरू में हमने आउटर लूप लिया, ये आउटर लूप 3 बार रिपीट होने वाला है। उसके अंदर हमने इनर लूप लिया, मतलब ये आउटर लूप जो फर्स्ट इटरेशन अंदर आएगा, इनर लूप को 2 बार एग्जीक्यूट करेगा, फिर आउटर लूप के पास जाएगा, फिर अंदर आएगा, फिर इनर लूप को 2 बार एग्जीक्यूट करेगा, फिर आउटर लूप के पास जाएगा, फिर इनर लूप को 2 बार एग्जीक्यूट करेगा, फिर आउटर लूप में जाएगा। हो गया, 3 बार ही एग्जीक्यूट कर सकते थे और अंदर एंटर नहीं करेगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि ये एग्जाम्पल हमारा देख सकते हैं, और यही एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें और ज्यादा आसान तरीके से समझ आ जाए। तो जैसे कि ये प्रोग्राम का एग्जाम्पल अभी हम जो प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, इस प्रोग्राम एग्जाम्पल को हम कंसीडर कर रहे हैं टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इस प्रोग्राम एग्जाम्पल को कंसीडर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला सिंपल काम जो हम करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल टैब में जाएंगे, न्यू फाइल ऑप्शन में क्लिक करेंगे, न्यू फाइल ओपन होगा। तो उस न्यू फाइल को हम एक नेम दे के पहले सेव कर लेंगे, सेव एज ऑप्शन में क्लिक करके। तो जबकि ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 है, तो हम इसको चैप्टर 2 का एग्जाम्पल नंबर 16 लिख के .py एक्सटेंशन के साथ हम इसको सेव कर लेते हैं। तो फाइल क्रिएट हो गया, फाइल रेडी हो गया। तो जैसे कि सबसे पहले हम जो काम हम करते हैं वो है कमेंट। हम कमेंट ऐड करते हैं, तो हम कमेंट ऐड कर लिया हमने यहाँ पे कि हमारा चैप्टर 2 का 16 नंबर एग्जाम्पल है। और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं द यूज ऑफ नेस्टेड फॉर लूप्स। तो हम यहाँ पे एक फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप का यूज हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए पहले एक फॉर लूप ले लेंगे और एक कंट्रोल वेरिएबल हमने ले लिया, जो कि वो कंट्रोल वेरिएबल क्या करेगा, हमने जो रेंज ऑफ लिस्ट लिया है उस रेंज ऑफ लिस्ट के हर एक वैल्यू को एक एक करके एसेस करेगा। तो रेंज हमने लिया है 3, इसका मतलब हमारा जो लूपिंग है, ये जो आउटर लूप हमने लिया, कमेंट में ऐड कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली पता चलेगा, ये हमारा है आउटर लूप। तो ये जो आउटर लूप हमने लिया है, इस आउटर लूप का काम क्या है, कितना बार रिपीटेशन करेगा, 3 बार रिपीटेशन करेगा, क्योंकि रेंज 3 हमने लिया है जिसके अंदर 3 वैल्यूज हैं, 0, 1 एंड 2। ओके, तो 3 बार रिपीटेशन हुआ, वो हम एग्जीक्यूशन के टाइम जानेंगे कैसे, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट लेते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के माध्यम से। ओके, तो जिसकी वजह से हमें सिंपल तरीके से पता चलेगा कि हम 3 बार रिपीट कर लिए बोल के। सो इटरेशन मीन्स रिपीटेशन। तो जैसे कि रेंज में वैल्यू हमारा क्या है, 0, 1, 2 है कि नहीं। तो हम फर्स्ट इटरेशन को हम 1 दिखाना चाहते हैं, 0 तो नहीं दिखाना चाहेंगे। इटरेशन 1 ऑफ द लूप हम ऐसा दिखाना चाहेंगे। तो इसीलिए जो हमारा नॉर्मल वैल्यू है उसके साथ हम 1 ऐड कर लेंगे, तो जिसके वजह से जो 0 से शुरू हो रहा था वो अभी 1 से शुरू होगा। सो इटरेशन 1 ऑफ आउटर लूप
आउटर लूप का फर्स्ट इटरेशन शुरू हो चुका है, ये हम इंडिकेट कर रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इस प्रिंट स्टेटमेंट के माध्यम से। फिर उसके अंदर हम और एक फॉर लूप लेंगे, तो एक फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप को यूज अगर हम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप। तो यहाँ पे हम और एक वेरिएबल ले रहे हैं, है कि नहीं, कंट्रोल वेरिएबल, जो कि उस अंदर वाले जो रेंज ऑफ लिस्ट है उसके वैल्यूज को एसेस करेगा। तो ये ऊपर वाला जो आउटर वेरिएबल था, आउटर फॉर लूप था, आउटर फॉर लूप का काम क्या है, कितना बार रिपीटेशन करेगा, 3 बार। तो हर एक रिपीटेशन में जो आउटर वेरिएबल है, उस आउटर जो फॉर लूप है उसके हर एक इटरेशन में, हर एक रिपीटेशन के अंदर ये अंदर वाला फॉर लूप फिर एग्जीक्यूट होगा। तो ये अंदर वाला फॉर लूप कितना बार एग्जीक्यूट होगा, रेंज वैल्यू हमने 2 लिया है, मतलब इसमें 2 वैल्यू है, एक 0 एक 1। मतलब हर एक आउटर लूप के लिए, हर एक आउटर लूप के रिपीटेशन के लिए इनर लूप कितना बार रिपीट होने वाला है, इनर लूप 2 बार रिपीट होने वाला है। तो ये हमारा है इनर लूप। ओके, तो इनर लूप रिपीट होके क्या टास्क परफॉर्म करेगा वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सपोज हम इनर लूप का सिर्फ वैल्यू ही दिखाना चाहते हैं, तो एक 0 है एक 1 है, तो हम 1 2 दिखाना चाहते हैं, इसीलिए हमने वेरिएबल नेम के साथ 1 ऐड कर दिया। फिर हम ये इंडिकेट करना चाहेंगे कि हमने इनर लूप को एसेस करके इनर लूप से हम बाहर आ चुके हैं। तो इनर लूप से बाहर आ चुके हैं उसको इंडिकेट करने के लिए हमने फिर से प्रिंट स्टेटमेंट ले लिया और वहां पे लिख लिया आउट ऑफ इनर लूप। फिर हम आउटर लूप से बाहर आ गए, उसको इंडिकेट करने के लिए हमने और एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लिया और वहां पे हमने लिख लिया आउट ऑफ आउटर लूप। ओके, तो इनर लूप से हम जो बाहर आ रहे हैं हम देख सकते हैं इंडेंटेशन उसी हिसाब से देना। ये हमारा इनर लूप का डिफाइन हुआ है, तो उसी सेम लाइन में हम डिफाइन करेंगे ये इंडिकेट करने के लिए कि हम लूप के बाहर आ चुके हैं। ओके, आउटर लूप को हमने जिस लाइन में डिफाइन किया था वही सेम इंडेंटेशन मेंटेन होना चाहिए, ये डिफाइन करने के लिए कि हम आउटर लूप से बाहर आ चुके हैं। क्लियर? तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्या होगा, जैसे कि हम समझ चुके हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे हम देख सकते हैं कि आउटर लूप फर्स्ट रिपीटेशन अपना शुरू किया और फर्स्ट रिपीटेशन में उसके अंदर जो इनर लूप था वो इनर लूप 2 बार रिपीट हुआ। फिर हम इनर लूप से बाहर आ गए, फिर आउटर लूप का सेकेंड इटरेशन, सेकेंड रिपीटेशन शुरू हुआ। फिर सेकेंड रिपीटेशन में आउटर लूप का उसके अंदर जो इनर लूप है वो फिर से 2 बार रिपीट हुआ। फिर हम इनर लूप से बाहर आ गए, फिर आउटर लूप का थर्ड इटरेशन शुरू हुआ। फिर थर्ड इटरेशन में आउटर लूप के अंदर जो इनर लूप है वो फिर से 2 बार एग्जीक्यूट हुआ। फिर से हम इनर लूप के बाहर आ गए, फिर हम फाइनली आउटर लूप भी, जबकि हमारा सिर्फ 3 बार ही एग्जीक्यूट हो सकता था, इसीलिए 3 बार हमने एग्जीक्यूट कर लिया, तो हम आउटर लूप से भी बाहर आ गए और हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप हो गया। ओके, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो है एक फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप को हम कैसे यूज कर सकते हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से सबको समझ आ चुका होगा। सो अभी हम आते हैं और एक प्रोग्राम एग्जाम्पल में। यहाँ पे और एक प्रोग्राम यहाँ पे क्या बोला है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द पैटर्न फॉर द नंबर इनपुट बाय द यूजर। यूजर एक नंबर इनपुट करेगा, उसी हिसाब से हम एक पैटर्न को प्रिंट करने वाले हैं। तो जैसे कि पैटर्न हम यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज यूजर ने एंटर किया 5, तो पैटर्न हमारा इस तरीके से होना चाहिए, पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5। अगर 10 एंटर करेगा तो उसके लिए भी उसी तरीके से पैटर्न बनेगा, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5, एक एक बढ़ बढ़ के पैटर्न हम बनाना चाहते हैं, है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम यूजर से एक इनपुट ले लेंगे कि सपोज मुझे 5 का पैटर्न बनाना है, तो मैंने यूजर से इनपुट ले लिया 5, है कि नहीं। तो हम एक रेंज बनाएंगे। रेंज हम कैसे बनाते हैं, फॉर लूप यूज करके हम एक रेंज बनाएंगे, है कि नहीं। तो रेंज हम कैसे बनाएंगे, 1 से लेके मुझे 5 तक प्रिंट करना है, तो स्टार्टिंग वैल्यू तो हमने 1 ले लिया, एंडिंग वैल्यू हमें 5 + 1 लेना पड़ेगा। तो सपोज ये यूजर से मैंने इनपुट लिया रन टाइम में, तो यूजर ने एंटर किया 5, तो मतलब यूजर जो नंबर एंटर करेगा उसका एक ज्यादा मुझे रखना पड़ेगा स्टॉप वैल्यू। तो अभी जाके जैसे कि यूजर ने 5 एंटर किया,
और मुझे पैटर्न में 5 को रखना है, तो स्टॉप वैल्यू मुझे 6 रखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो जिसके वजह से धीरे धीरे ये जो कंट्रोल वेरिएबल है हमारा आई, वो 1 से लेके 5 तक एसेस कर सके। अगर हम 6 तक रखेंगे तभी जाके वो 1 से लेके 5 तक एसेस करेगा। तो जैसे कि हमारा पहला वैल्यू क्या आ जाएगा, फर्स्ट आई का आई मतलब ये रेंज में पहला वैल्यू क्या है 1, तो पहले 1 को एसेस किया, तो 1 को जब एसेस किया हम फिर उसके अंदर और एक फॉर लूप ले लेंगे और वहां पे और एक कंट्रोल वेरिएबल हम ले लिए। जैसे कि हमने 1 लिया तो हमें 1 तो प्रिंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम फिर से रेंज लेंगे 1 से शुरू करके जो नंबर हमने यहाँ पे एसेस किया है वहां तक हमें प्रिंट करना है। तो अगर वही नंबर को ही मैं लिख दूं तो वो नंबर को तो प्रिंट नहीं कर पाएगा, उसमें भी +1 हमें करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज मुझे 1 तक प्रिंट करना है तो 1 से 1 लिखूंगा, तो 1 तो स्टॉप वैल्यू है, तो जितना स्टॉप वैल्यू है उसके कम तक ही वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा या फिर एसेस करेगा। तो इसीलिए आई का वैल्यू मैंने एक बढ़ा दिया, तो यहाँ पे हो गया 2, मतलब 1 से 2 तक, तो 2 से एक कम क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो गया, है कि नहीं? उसके अंदर हम प्रिंट स्टेटमेंट ले लेंगे, तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, जे का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो जे का पहला वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ये इनर लूप का काम खत्म हो गया, प्रिंट हो गया ना। उसके बाद तो और वैल्यू है नहीं, तो ये इनर लूप काम खत्म, फिर आउटर लूप के पास जाएंगे। फिर आउटर लूप में आई का सेकंड वैल्यू क्या आएगा 2, तो हम फिर अंदर आएंगे, तो 2 + 1 3, तो 1 से लेके 3 तक जाएंगे, 1 से लेके 3 तक स्टॉप वैल्यू 3 है, मतलब 1 2 दो वैल्यू हमें मिला। तो फर्स्ट 1 1 प्रिंट हो गया, हम चाहते हैं 2 सेम लाइन में प्रिंट हो, तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट में जो एंड पैरामीटर होता है वो क्या करता है, एंड लाइन करके न्यू लाइन में जंप कर जाता है। तो हम नहीं चाहते न्यू लाइन में जंप कर जाए, इसीलिए हम एंड पैरामीटर लेके वहां पे हम न्यू एंड लाइन के बदले हम ब्लैंक स्पेस ले लेंगे, जिसके वजह से वो न्यू लाइन में जंप ना करके वही सेम लाइन में रहेगा। सेम लाइन में रहने के बाद अगेन इनर लूप के पास जाएगा, रेंज के सेकंड वैल्यू क्या था 2, तो 2 को एसेस करेगा, 2 को प्रिंट करेगा, 2 को प्रिंट करने के बाद फिर से स्पेस देगा, स्पेस देने के बाद अगेन इनर लूप के पास जाएगा। स्टॉप वैल्यू हमारा 3 था, मतलब लास्ट वैल्यू हमारा 2 है, तो 2 तक हम एसेस कर चुके हैं, तो ये इनर लूप का काम खत्म। अब इनर लूप का काम अगर खत्म, हम फिर आउटर लूप के पास जाएंगे, आउटर लूप में 1 2 एसेस हो चुका है, अभी बचा क्या नेक्स्ट 3, तो फिर अंदर आएंगे, फिर जब अंदर आएंगे 1 2 i + 1 3 + 1 मतलब 4, मतलब 1 से स्टार्ट वैल्यू 1 स्टॉप वैल्यू 4, मतलब 1 2 3 3 वैल्यू हम एसेस करेंगे, मतलब ये इनर लूप अभी 3 बार रिपीट होगा। तो पहले जे, जे का वैल्यू 1 1 प्रिंट हो गया, ब्लैंक स्पेस, फिर ऊपर गए, जे का वैल्यू 2 2 प्रिंट हो गया, फिर ऊपर गए, फिर 3 प्रिंट हुआ, तो हम ये इनर लूप के एंड तक पहुंच चुके, तो इनर लूप के बाहर आ जाएंगे, अगेन आउटर लूप के पास जाएंगे, नेक्स्ट वैल्यू आउटर लूप में क्या आएगा 4, तो फिर नीचे आएंगे 4 + 1 हमारा क्या हो जाएगा 5, तो अभी जे कितना बार रिपीट होगा, अगर स्टॉप वैल्यू 5 है इसका मतलब 1 2 4 4 बार रिपीट होगा। तो पहले प्रिंट करेगा 1, स्पेस देगा, फिर ऊपर जाएगा, जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, फिर प्रिंट करेगा 2, फिर स्पेस, फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, प्रिंट होगा 3, फिर स्पेस, फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 4, फिर स्पेस। उसके बाद हम लूप के इनर लूप के एंड तक पहुंच गए, फिर ऊपर जाएंगे, 4 के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारा क्या आएगा 5, क्योंकि हमने स्टॉप वैल्यू लिया है 6, तो इसका मतलब 1 से 5 तक एसेस कर सकते हैं, तो लास्ट वैल्यू हमारा है 5। फिर अंदर आएंगे, तो ये अभी 5 + 1 6, मतलब 5 बार रिपीट होगा, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद इनर लूप का कंडीशन फॉल्स हुआ, फिर हम आउटर लूप में गए, आउटर लूप में हम जब गए, आउटर लूप का भी कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि हम रेंज के एंड तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद और अंदर वो नहीं आएगा, और तब तक हमें जो पैटर्न प्रिंट करना था वो पैटर्न हमारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ओके, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे समझ आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली समझने के लिए क्या करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा करके देखते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें और बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ओके, तो जैसे कि ये हमारा प्रोग्राम नंबर 17 है, तो पहले हम प्रोग्राम फाइल क्रिएट कर लेते हैं, फाइल टैब में क्लिक करके सेव एज ऑप्शन में क्लिक करके हम प्रोग्राम फाइल पहले क्रिएट कर लेते हैं, program217.py, और हम इसको सेव कर लेंगे। प्रोग्राम फाइल रेडी हो चुका है, और कमेंट ऐड कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम नंबर 217 है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम के थ्रू हम एक पैटर्न बनाने वाले हैं। तो वो पैटर्न हमें क्या बनाना है,
तो जैसे कि क्वेश्चन में हमें बोला है इस तरह का पैटर्न बनाओ, तो इसी तरह का पैटर्न हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, इस तरीके का जितना भी बड़ा एग्जांपल लेना चाहो ले सकते हो। तो इस तरीके का पैटर्न हमें सपोज बनाना है, उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है, राइट। तो सिंपल तरीके से समझने के लिए पहले मैं क्या क्या करता हूं कि यूजर से हम इनपुट वैल्यू एक्सेप्ट ना करके हम डायरेक्टली वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। सपोज हमारा वैल्यू है 5 और हम 5 के लिए पैटर्न बनाना चाहते हैं, तो हमने फॉर लूप लिया, कंट्रोल वेरिएबल हमने लिया, देन वहां पे हम एक रेंज लेंगे। तो हमें 1 से लेके 5 तक धीरे धीरे इंक्रीज करके प्रिंट करना है। तो रेंज का जो स्टॉप वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू उससे एक ज्यादा होना चाहिए। 5 तक एसेस करना है, मतलब हमें क्या 6 तक रखना पड़ेगा। 1 से लेके 5 तक हम तभी एसेस कर सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद हम उसके अंदर और एक फॉर लूप यूज करेंगे और वहां पे कंट्रोल वेरिएबल हम लेंगे जे, और वहां पे हम जो रेंज बनाएंगे वो रेंज कैसे बनेगा, 1 से लेके आई का जो वैल्यू है, 1 से लेके आई का जो वैल्यू है उससे एक प्लस हम करके रखेंगे, है कि नहीं। वहां तक हम पहुंचेंगे। जैसे कि सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, अभी फर्स्ट वैल्यू हमने क्या लिया 1, है कि नहीं। तो फर्स्ट वैल्यू हम जब 1 ले रहे हैं तो हमें ओनली 1 दिखाना है। तो अगर रेंज का स्टॉप वैल्यू हम उससे एक ज्यादा नहीं लेंगे तो 1 को वो प्रिंट नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमने आई प्लस 1 लिया। सपोज आई सेकेंड वैल्यू ला रहा है 2, तो हमें 1 2 प्रिंट करना है। तो 1 2 अगर प्रिंट करना है तो ये अंदर वाला जो लूप है उसका स्टॉप वैल्यू क्या होना चाहिए 3, तभी जाके हम 1 2 प्रिंट कर सकते हैं। इसीलिए आई का जो भी वैल्यू हमें प्रिंट करना है, जिस वैल्यू तक हमें प्रिंट करना है उससे एक ज्यादा हमें स्टॉप वैल्यू रखना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने स्टॉप वैल्यू डिफाइन कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटर लूप के अंदर हमने इनर लूप ले लिया, उसके अंदर हम लेंगे वो स्टेटमेंट जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे किसका वैल्यू, जे का वैल्यू प्रिंट करेंगे। जे का वैल्यू हम जो प्रिंट करेंगे, जे का वैल्यू प्रिंट करने के बाद ये रिपीटेशन जब तक हमारा इनर रिपीटेशन जब तक चलता रहेगा तब तक हम चाहते हैं वही सेम लाइन में प्रिंट हो, इसीलिए हम न्यू लाइन में जाना नहीं चाहते। इसीलिए हमने जो एंड पैरामीटर है, एंड पैरामीटर को हमने डिफाइन किया। फिर जब इनर लूप हमारा खत्म हो जाएगा, जब हम इनर लूप से बाहर जंप करके आ जाएंगे, तब हम क्या करेंगे और एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे, क्या करने के लिए, न्यू लाइन में जंप करने के लिए। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा एंड पैरामीटर का वैल्यू क्या होता है, न्यू लाइन, एंड लाइन, इस लाइन को एंड करके न्यू लाइन में जंप करके जाएगा, है कि नहीं। तो इतना अगर हम लिखेंगे, इतने से ही हमारा जो क्या है, इतने से ही हमारा जो पैटर्न है वो पैटर्न डिफाइन होके आ जाएगा। तो इसको हम सेव करके देखते हैं, इसको रन करके देखेंगे, हम देख सकते हैं हमारा पैटर्न यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने वैल्यू ले लिया था 5 के लिए करना है, इसीलिए रेंज का वैल्यू मैंने लिया 6। अगर ये ना करके हम क्या करेंगे, यूजर से सपोज एक नंबर इनपुट ले रहे हैं, ओके। तो यूजर से हम कैसे इनपुट लेते हैं वो हम जानते हैं। तो वहां पे हम एक प्रॉम्प्ट दे देंगे, एंटर ए नंबर टू जनरेट इट पैटर्न्स, ऐसा कुछ, एंटर ए नंबर टू जनरेट इट्स पैटर्न, ऐसा एक प्रॉम्प्ट हम दे देंगे। तो उसके बाद यूजर जो नंबर इनपुट करेगा, उस नंबर का अगर हमें पैटर्न बनाना है तो उस नंबर से एक ज्यादा वैल्यू तक हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा, है कि नहीं। बस इतना ही चेंज करो, बाकी सारी चीजें जो है वो सेम है। तो किसी भी नंबर का पैटर्न अभी हम निकाल सकते हैं। तो हम रन करके देखते हैं, ओके। और एक ब्रैकेट हमने छोड़ा है जो कि सिंटैक्स एरर हमें दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम क्लोज कर लेते हैं इसको। अभी इसको दोबारा सेव कर लेंगे, इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो जो नंबर हम एंटर करेंगे उसी नंबर का पैटर्न देगा। सपोज मैंने नंबर एंटर किया 10, तो 10 का पैटर्न देना चाहिए। हम देख सकते हैं 10 का पैटर्न हमें मिल गया, 1 देन 1 2 देन 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, है कि नहीं। तो इस तरीके से नेस्टेड लूप यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे वेरियस काइंड ऑफ पैटर्न्स हम डिजाइन बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सो आई थिंक अभी ये जो एग्जांपल हमने कंसीडर किया बहुत ही सिंपल तरीके से सबको समझ आ गया होगा। सो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और एक प्रोग्राम का एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, जिस प्रोग्राम में हमें क्या बोला है।
इस प्रोग्राम में हमें ये बोला है कि टू फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 to 50 यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप यूज करके हमें 2 से लेके 50 के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स को हमें प्रिंट करके दिखाने हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहला लॉजिक तो सिंपल लॉजिक से ही शुरू करना कि एक नंबर प्राइम है या नहीं वो हम कैसे चेक करते हैं। एक सिंगल नंबर प्राइम है या नहीं वो हम कैसे चेक करते हैं, उस कॉन्सेप्ट में पहले आना। तो एक नंबर प्राइम नंबर कब कहलाता है, जब एक नंबर 1 एंड खुद के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। तो एक नंबर कौन कौन से नंबर के द्वारा डिविजिबल है वो हम कैसे पता करते हैं, उसका फैक्टर फाइंड करके। तो एक नंबर का फैक्टर क्या क्या है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। एक नंबर को 1 से लेके उसी नंबर तक सारे नंबर के साथ डिविजिबल करने से बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसका सिंपल मेथड हमने क्या समझा था, 1 से तो डिविजिबल नहीं करना है, 2 से डिविजिबल है या नहीं शुरू करना है, चेक करते करते जाना है। कहां तक चेक करते करते जाना है, पूरा उस नंबर तक नहीं, उस नंबर के हाफ तक। जैसे कि एक नंबर है 16 तो उसका हाफ है 8, तो 2 से लेके 8 तक डिवाइड करते करते जाओ तो जो हमारा 16 है 16 के फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। 16 जो नंबर है वो 1 और खुद के अलावा और कौन कौन से नंबर के साथ डिविजिबल हो सकते हैं वो हमें मिल जाएंगे, अगर हम उस नंबर के हाफ तक डिवाइड करते करते जाते हैं तो इसी तरीके से हम चेक करेंगे प्राइम नंबर का भी, कि अगर एक नंबर प्राइम है या नहीं हमें चेक करना है, तो 2 से लेके उस नंबर के हाफ तक हम डिवीजन करते करते जाएंगे, डिविजिबल करते करते जाएंगे। अगर कोई एक भी नंबर के साथ वो डिविजिबल हो गया दैट मीन्स वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके फैक्टर्स हैं, और जिस भी नंबर के फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। जैसे कि 16 के फैक्टर्स हैं, 10 के फैक्टर्स हैं, वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते, पर 7 के फैक्टर नहीं है कि नहीं, 1 और खुद के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं 13 का 1 और खुद के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, तो उस तरह के नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को हम कैसे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये रेंज लेना पड़ेगा। जैसे कि सपोज आई हमने एक कंट्रोल वेरिएबल लिया और हम एक रेंज डिफाइन करेंगे यहाँ पे, तो हमें कहां से कहां तक प्राइम नंबर फाइंड करना है, 2 से 50 तक। तो इसीलिए हमने स्टॉप वैल्यू एक ज्यादा लिया 51, क्योंकि 2 से 50 तक हम एक्सेस कर सके, है कि नहीं। उसके बाद हर एक नंबर को हम कहां से डिवाइड करना शुरू करेंगे, 2 से, क्योंकि 1 से तो सब कोई डिवाइड होते हैं। और डिवाइड करते करते हम कहां तक जाएंगे, पूरा एंड तक, उस नंबर के एंड तक। जैसे कि मुझे 10 का फैक्टर फाइंड करना है, तो मुझे पूरा 10 तक डिवाइड करते करते नहीं जाना है, 2 से 10 का हाफ जो है 5 वहां तक ही जाना है। ओके, तो ये रिपीटेशन कब तक चलेगा, 2 से लेके जब तक हम उस नंबर के आधे तक नहीं पहुंच जाते। तो नंबर हमारा आई है, उसके आधे तक जब तक हम नहीं पहुंच जाते तब तक ये रिपीटेशन चलता रहेगा। और रिपीटेशन चल के क्या करेगा, चेक करता रहेगा कि 2 से लेके उस नंबर के आधे तक क्या कोई एक भी नंबर के साथ अगर डिविजिबल होके रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब हमें उस नंबर का फैक्टर मिल गया, इसका मतलब वो और प्राइम नहीं हो सकता, तो उसको हम ब्रेक कर देंगे। ओके, और अगर जैसे कि सपोज मैंने एक नंबर लिया 11, ओके, तो उसको 2 से हम 11 का हाफ कितना है 5, तो हम 2 3 4 5 ये चार नंबर के साथ हम डिवाइड करेंगे, एक एक इंक्रीमेंट करके। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि 2 से डिवाइड नहीं हुआ, तो हम फिर क्या करेंगे, जे का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। उसी लूप के अंदर जे का वैल्यू हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, जे प्लस इक्वल टू 1। तो जे का वैल्यू अभी कितना हुआ 3, फिर हम ऊपर जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, हाँ 3 5 से कम है या फिर 5 के बराबर से कम है, फिर अंदर आएंगे, डिवाइड करेंगे 11 के साथ, डिविजिबल नहीं हुआ, फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे 4 हुआ, फिर चेक करेंगे 4 लेस देन इक्वल टू 5, यस, फिर अंदर आएंगे 11 के साथ, फिर 4 को डिवाइड करेंगे, डिविजिबल नहीं हुआ, फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे 5, कंडीशन सही है, 5 इक्वल टू 5 हो गया, है कि नहीं, मतलब उस नंबर के आधे तक हम पहुंच चुके। फिर हम डिवाइड करेंगे, फिर भी डिवाइड नहीं हुआ, फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गया 6, मतलब उस नंबर का जो आधा था वहां तक अगर हमें फैक्टर नहीं मिला तो और फैक्टर हमें नहीं मिलने वाला, ये हमें पता है।
तो इस केस में हम क्या कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो डिवाइजर वाला नंबर है वो अगर जिस नंबर का प्राइम हम चेक कर रहे हैं उस नंबर के हाफ से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ये जो नंबर है 11 उसका फैक्टर हमें नहीं मिला। तो इसी से हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये जो नंबर है हमारा वो एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब उसके नीचे हम और एक व्हाइल लूप के बाहर आके एक कंडीशन ले लेंगे कि जो हमारा जे है डिवाइजर जो है वो अगर हमारे नंबर के हाफ से बड़ा हो चुका है दैट मीन्स उस नंबर के जो हाफ है 2 से लेके उसके हाफ तक हमें कोई भी उसका फैक्टर नहीं मिला। और अगर कोई फैक्टर नहीं मिला मतलब वो नंबर 1 और खुद के अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं हो सकता मतलब ये कंडीशन हमारा सही हो जाएगा। और ये कंडीशन अगर सही हो गया तो यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट कर सकते हैं कि जो हमारा नंबर आई है वो एक प्राइम नंबर है। सिंपल। तो ये हमने किसके लिए किया? ये सारा का सारा टास्क हमने किया ओनली आई का एक वैल्यू के लिए 2 के लिए। फिर उसी तरीके से 3 वैल्यू आएगा, एग्जैक्टली ये सेम प्रोसेस अगेन 3 के लिए रिपीट होगा, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस 4 के लिए रिपीट होगा, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस 5 के लिए रिपीट होगा, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस 50 तक सबके लिए रिपीट होगा। तो इसका मतलब हमने एक बार प्रोसेस लिख लिया और हमने एक रेंज दे दिया, उस रेंज के हर एक वैल्यू के लिए वो चेक करेगा वो नंबर्स प्राइम है या नहीं, और जो जो नंबर प्राइम नंबर होंगे उन्हीं नंबर्स को वो एज ए आउटपुट हमें प्रिंट करके प्रोवाइड कर देगा। ओके, जिसकी वजह से हम आउटपुट पा सकते हैं और इजीली देख सकते हैं कि कौन कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कौन कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ओके, सो आई थिंक बहुत ही सिंपल तरीके से ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया होगा। बस एक चीज याद रखना कि अगर एक नंबर का फैक्टर फाइंड करना है तो उस नंबर के शुरू से एंड तक हमें डिवाइड करते करते जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 से शुरू करके उस नंबर के हाफ तक चेक करेंगे। अगर 2 से लेके उस नंबर के हाफ तक अगर कोई भी नंबर के द्वारा वो डिविजिबल हो पाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। और अगर 2 से लेके उस नंबर के हाफ तक अगर कोई भी नंबर के साथ वो डिविजिबल नहीं हो पाता है तो वो प्राइम नंबर है। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे 11 का डिवाइड करते करते देखा उसके हाफ तक किसी के द्वारा भी वो डिविजिबल नहीं हो पाया, तो जिसके वजह से ये जो नंबर है डिवाइजर है वो उसके हाफ से ज्यादा हो गया। और जब डिवाइजर जो है वो जिस नंबर का प्राइम है या नहीं चेक करते हैं वो डिवाइजर अगर उस नंबर के हाफ से ज्यादा हो जाता है दैट मीन्स वहां पे हम एंश्योर हो जाते हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर है। तो इसीलिए हमने ये कंडीशन दिया और ये कंडीशन जो जो नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं बोल के हमें एज ए आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो उसका ये प्रोग्राम हमने लिखा, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा उसी को हमने प्रोग्राम के फॉर्म में लिखा और वही प्रोग्राम को अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमें और ज़्यादा बेहतर। तो जैसे कि प्रोग्राम का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बोला है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 टू 50। 2 से लेके 50 के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स को हमें एज ए आउटपुट प्रिंट करना है इस प्रोग्राम के माध्यम से बाय यूजिंग नेस्टेड लूप। तो सबसे पहले तो हम प्रोग्राम फाइल सेव कर लेते हैं प्रोग्राम फाइल का नाम देके, जबकि ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 है उसी हिसाब से हम नाम दे लेते हैं प्रोग्राम टू 18 डॉट पी वाई। तो प्रोग्राम फाइल हमने दे दिया तो उसी हिसाब से कमेंट ऐड कर लेते हैं कि ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 है। और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करने वाले हैं? इस एग्जाम्पल के थ्रू हम फाइंड करने वाले हैं प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 टू 50 यूजिंग नेस्टेड लूप्स। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू हम प्राइम नंबर्स फाइंड करने वाले हैं 2 से लेके 50 के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं यूजिंग नेस्टेड लूप। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से लेके 50 तक का जो एक रेंज लिस्ट है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा बाय यूजिंग अ फॉर लूप। तो सपोज हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लिया, हमने कंट्रोल वेरिएबल लिया आई, फॉर आई इन रेंज 2 से 50 तक डिफाइन करने के लिए हमने लिया 2 से शुरू किया, हमने 51 तक लिया क्योंकि स्टॉप वैल्यू से एक कम वैल्यू तक हमारा लिस्ट जनरेट होता है रेंज में। जनरेट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक नंबर प्राइम है या नहीं वो चेक करने के लिए
हर एक नंबर खुद के साथ और 1 के साथ डिविजिबल होता है, हम सबको पता है कि नहीं? तो इसीलिए हम 1 के साथ उसको और डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, हम और एक वेरिएबल ले लेंगे और हम 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। और 2 से डिवाइड करना शुरू करके कहाँ तक उसको डिवाइड करते-करते जाएँगे? क्या जिस नंबर का प्राइम एक नंबर प्राइम है या नहीं हम जिसको चेक कर रहे हैं, क्या उस नंबर तक हम डिवाइड करते-करते जाएँगे? नो, इट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग। जैसे कि हमने एक नंबर का फैक्टर निकालने वाला कॉन्सेप्ट हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमने समझा था कि एक नंबर कौन-कौन से नंबर के साथ डिविजिबल हो सकता है, वो हमें उस नंबर तक शुरू से उस नंबर तक डिवाइड करते-करते जाने की ज़रूरत नहीं है। उस नंबर के हाफ तक अगर हम डिवाइड करते-करते जाएँगे, वहीं से हमें पता चल जाएगा कि उसके फैक्टर्स कौन-कौन हैं या फिर वो कौन-कौन से नंबर से डिविजिबल हो सकता है, 1 और खुद के अलावा। तो हम उस नंबर तक ना जाके, जो भी नंबर हम उस लिस्ट से ले रहे हैं, उसके हाफ तक हम क्या करेंगे, 2, 3, 4 ऐसे कर के हम डिवाइड करते-करते जाएँगे। ओके? तो अगर सपोज़ उस लिस्ट में से किसी भी नंबर के साथ i डिविजिबल हो जा रहा है, ओके? उस मतलब सपोज़ एक नंबर है 10, तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड हो गया। तो अगर 2 से डिवाइड हो गया, कोई एक भी नंबर से 1 और खुद के अलावा कोई दूसरा एक भी नंबर से अगर हमारा वो डिवाइड हो जा रहा है, वो नंबर हमारा डिवाइड हो जा रहा है, दैट मीन्स वो और प्राइम नंबर नहीं कंसीडर किया जा सकता, है कि नहीं? तो जैसे कि यहाँ पे सपोज़ हम i को डिवाइड करेंगे, जैसे कि सपोज़ एक नंबर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 9, ओके? या फिर एक नंबर हम ले रहे हैं 11, तो 2 से डिवाइड करेंगे 11 को, 3 से डिवाइड करेंगे 11 को, 4 से डिवाइड करेंगे 11 को, है कि नहीं? 5 से डिवाइड करेंगे 11 को, 6 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये j का वैल्यू ऐसे बढ़ते-बढ़ते जाएगा। तो j का वैल्यू कब तक बढ़ते-बढ़ते जाएगा? j का वैल्यू हम तब तक बढ़ाते-बढ़ाते रहेंगे जब तक हम उस नंबर के आधे तक नहीं पहुँच जाते, ओके? और उस नंबर के आधे तक पहुँचने के अंदर अगर किसी एक भी नंबर से डिवाइड हो गया, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेंगे, ओके? इसका मतलब उस नंबर का 1 और खुद के अलावा कोई दूसरा फैक्टर हमें मिल गया। और एक नंबर का अगर 1 और खुद के अलावा कोई दूसरा नंबर एज ए फैक्टर मिल जाता है, एज ए मल्टीप्लायर मिल जाता है, दैट मीन्स वो नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ओके? और जब तक हमें मतलब जैसे कि हम 11 लिए हैं, 2 से डिवाइड किए, नहीं हुआ, तो हम फिर क्या करेंगे? उसका वैल्यू j का एक और इंक्रीमेंट करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 11 का हाफ कितना है? अगर इंटीजर में हम देखें तो 5 है। तो 5 तक हमने जब डिवाइड किया तो हमें एक बार भी उसका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब हम लूप के एंड तक पहुंच चुके, पर हमारा एक भी बार वो नंबर किसी उसके हाफ के किसी भी नंबर के साथ डिविजिबल नहीं हो पाया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? लूप से जंप करके बाहर आ जाएंगे, ओके? अगर किसी एक नंबर के साथ डिविजिबल हो रहा है तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके भी लूप के बाहर आ जाएगा। और अगर उसके हाफ तक किसी भी नंबर के साथ डिविजिबल नहीं हो रहा है, तब भी हम क्या करेंगे? कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और लूप के बाहर हम जंप करके आ जाएंगे। देन लूप के बाहर जंप करके आने के बाद वहां पे देखो, जैसे कि 11 एक नंबर है, उसका हाफ क्या था? 5। उसके हाफ तक हम पहुंच चुके थे j का वैल्यू, पर फिर भी उसका एक भी फैक्टर नहीं मिला। तो अगर ऐसा कोई भी नंबर है जिसका j का वैल्यू जो है वो अगर जिस नंबर का प्राइम हम चेक कर रहे हैं उस नंबर के हाफ से ज्यादा हो चुका है और फिर भी उसका एक भी फैक्टर हमें नहीं मिला, दैट मीन्स उस नंबर का और कोई फैक्टर हमें मिलने वाला भी नहीं है। और अगर एक नंबर का 1 और खुद के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं मिलता है, दैट मीन्स वो नंबर हमारा क्या हो जाता है? वो नंबर हमारा प्राइम नंबर हो जाता है। तो सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं दैट नंबर इज ए प्राइम नंबर। और अगर कोई नंबर जैसे कि सपोज हम लेते हैं 10, तो कोई भी नंबर का अगर कोई फैक्टर होगा तो उस नंबर के हाफ जो है, 10 का हाफ कितना है? 5। तो 2 से लेके 5 के अंदर उसका फैक्टर हमें मिल जाएगा। तो जिसके वजह से j का जो वैल्यू है वो उस
जो जिस नंबर का हम प्राइम चेक कर रहे हैं उस नंबर के हाफ से ज्यादा कभी नहीं जाने वाला, तो जिसकी वजह से वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करने वाला, और जिसकी वजह से ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये वाला मैसेज प्रिंट नहीं होने वाला। तो इसका मतलब सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसका फैक्टर जब हम चेक करते करते आते हैं तो उसके हाफ के अंदर हमें उसका फैक्टर मिलता ही नहीं है। तो अगर ऐसा कोई भी नंबर जिसका हम डिविजिबल मतलब जो डिवाइजर है वो अगर उस नंबर के हाफ से ज्यादा हो जाता है, दैट मीन्स वो नंबर प्राइम नंबर के हिसाब से कंसीडर किया जाता है। तो इस तरीके से रिपीटिशन चलेगा, ये टोटल 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, अप टू 50 के लिए सबके लिए चेक करेगा, और जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे प्राइम नंबर्स को प्रिंट करेगा। फिर हम इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट ले लेंगे कि हम लूप के बाहर आ चुके हैं, और वहां पे हम सिंपली एक मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया बाय बाय। ओके, अब इसको सेव कर लेंगे, अब इसको रन करके देखेंगे तो हम देख सकते हैं जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हमें यहाँ पे एज ए आउटपुट मिल रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 51 तक देखा, वही चीज हम अगर चाहते हैं 100 तक देखना चाहें तो हम 101 तक लिखेंगे स्टॉप वैल्यू, तो वो हमें 100 तक भी दिखा देगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक रेंज ऑफ वैल्यूज में कितने प्राइम नंबर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स का लिस्ट हम ये छोटा सा प्रोग्राम लिख के आराम से कर सकते हैं बाय यूजिंग नेस्टेड लूप्स, तरीके से समझ आ जाए। और एक प्रोग्राम एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, और एक प्रोग्राम एग्जांपल हमारा यहाँ पे क्या बोला है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। एक नंबर का फैक्टोरियल हमें फाइंड करने के लिए बोला है, तो ये फैक्टोरियल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो हमें पहले पता होना जरूरी है कि किसी नंबर का फैक्टोरियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास एक नंबर है 5, एक नंबर हमारे पास क्या है 5, है कि नहीं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास एक नंबर है 5, तो 5 का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 से लेके उस नंबर तक हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसका फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट होके मिलेगा। तो इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का क्या करते हैं, फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। तो वही सेम चीज को अगर हमें प्रोग्राम में भी करना है तो प्रोग्राम में भी उसी तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किसी भी नंबर का अगर हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं प्रोग्राम में इंप्लीमेंट, पहले तो हम यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करेंगे। तो यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करने के बाद हम चेक करेंगे सबसे पहले कि अगर वो नंबर, यूजर से हमने नंबर एक्सेप्ट किया, वो नंबर अगर लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है तो उसका फैक्टोरियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बोल के मैसेज प्रिंट कर देंगे। अगर यूजर के द्वारा जो नंबर इनपुट हुआ है वो अगर 0 है तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है बोल के हम प्रिंट कर लेंगे। एल्स, इसके अलावा बाकी जितने स्टेटमेंट बचे वो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स के हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप कंसीडर करेंगे, और वहां पे हम एक रेंज ले लेंगे। क्या रेंज लेंगे, 1 से लेके उस नंबर तक हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यूजर ने जो नंबर एंटर किया है उसका +1 करके स्टॉप वैल्यू हम रख लेंगे, जिसके द्वारा सपोज एक नंबर 5 यूजर ने एंटर किया है तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। तो 1 से लेके 5 तक वो सारे नंबर्स को एक एक करके उस लिस्ट में से एसेस करेगा, और एसेस करके क्या करेगा, एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल हम ले लेंगे, उसके साथ उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते करते हम स्टोर करते करते जाएंगे। जैसे कि ये जो रेंज है, रेंज का पहला वैल्यू क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर ऊपर जाएगा, सेकंड वैल्यू क्या है 2, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर थर्ड वैल्यू है 3, 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर फोर्थ वैल्यू है 4, फिर फिफ्थ वैल्यू है 5। तो ऐसे 1 से लेकर 5 तक उसने सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इसमें स्टोर कर दिया, और यही तो हमें चाहिए था। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जब हम कैलकुलेट करते हैं 1 से लेके उस नंबर तक हमें मल्टीप्लाई करते करते जाना है, और उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट रिजल्ट इज नोन एज द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। ओके, और उसी को हम क्या करेंगे, उस लूप के बाहर आ जाएंगे, जैसे कि ये फॉर लूप है, फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे, और वहां पे उस नंबर के बाहर आ जाएंगे, और उस लूप के बाहर आ जाएंगे। लूप के बाहर आने के बाद यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हमारे पास है, और उस प्रिंट स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करके फैक्टोरियल वैल्यू को एज ए आउटपुट हम डिस्प्ले करा देंगे। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज करके हम हमारे प्रोग्राम को लिख सकते हैं, और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू एज ए आउटपुट हम फाइंड करके दिखा सकते हैं। ओके,
तो इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। तो जैसे कि इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, ये चेक करने वाले हैं कि जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है, उस नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम फाइल को सेव कर लेते हैं, प्रोग्राम फाइल का नाम देके, जबकि ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 है, तो उसी हिसाब से हम नाम देके इसको सेव कर लेते हैं, प्रोग्राम टू 19 बाय यूजिंग डॉट पी वाई एक्सटेंशन। हमने इसको सेव कर लिया। अभी हम प्रोग्राम करना शुरू करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले कमेंट्स हम जैसे ऐड करते आए हैं उसी तरीके से पहले कमेंट ऐड कर लेंगे। ये कितना नंबर एग्जाम्पल है और इस प्रोग्राम के एग्जाम्पल में हम क्या करने वाले हैं। इस प्रोग्राम के एग्जाम्पल में हम कैलकुलेट करने वाले हैं फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। ओके, सो फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर, एक गिवन नंबर का फैक्टोरियल हम फाइंड करने वाले हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू यूजिंग नेस्टेड लूप। तो यहाँ पे हम जो नेस्टेड लूप यूज करेंगे वो किसके अंदर यूज करने वाले हैं। यहाँ पे नेस्टेड लूप हम जो यूज करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर यूज करने वाले हैं। मतलब एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर अगर हम कोई लूप यूज कर रहे हैं दैट आल्सो कंसीडर्ड एज नेस्टेड लूप, है कि नहीं। मतलब किसी दूसरे स्टेटमेंट के अंदर अगर हम लूप को यूज कर रहे हैं दैट इट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज नेस्टेड लूप। ओके, तो यहाँ पे हम जिस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे पहले वो नंबर का वैल्यू हम यूजर से कंसीडर करेंगे एंड उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। यूजर से जब हम नंबर को एक्सेप्ट करेंगे तो वहां पे हम एक प्रॉम्प्ट दिखा सकते हैं, जैसे कि हम प्रॉम्प्ट दिखा देते हैं एंटर ए नंबर। ओके, तो हमने एक सिंपल प्रॉम्प्ट वहां पे दे दिया। तो यूजर से नंबर एक्सेप्ट करने के बाद वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको नम वेरिएबल में स्टोर करेगा। फैक्टोरियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम देख चुके हैं। तो फैक्टोरियल जबकि मल्टीप्लिकेशन होके कैलकुलेट होता है, मल्टीप्लिकेशन का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है 1, और फैक्टोरियल कैलकुलेट करके जबकि हम उसको फैक्ट वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं, इसलिए फैक्ट वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज कर लिया विथ वैल्यू 1। उसके बाद अगर चेक करेंगे अगर यूजर ने ऐसा कोई वैल्यू एंटर किया है जो कि नेगेटिव है तो उसका हम फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं करने वाले। ओके, बिकॉज फैक्टोरियल डजंट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर्स। तो अगर यूजर कोई नेगेटिव वैल्यू एंटर कर रहा है तो उसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके सिंपली प्रिंट कर देंगे सॉरी फैक्टोरियल डजंट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर्स। ऐसे लिख लेंगे फैक्टोरियल डजंट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर्स। ओके, इस तरीके से ऐड कर लेंगे। फिर हम आएंगे एल्स इफ में। एल्स इफ जिसको हम क्या लिखते हैं पाइथन में एलएफ। तो अगर कोई नंबर यूजर जो इनपुट करे वो नंबर अगर 0 के बराबर हो, मतलब यूजर अगर 0 एंटर करता है तो तब हम क्या करेंगे। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, तो सिंपली हम प्रिंट कर देंगे द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1, सिंपली प्रिंट कर लेंगे। अभी हम आएंगे एल्स ब्लॉक में। ओके, अभी तक हमने देख लिया अगर यूजर कोई नेगेटिव नंबर इंसर्ट कर रहा है तब हम क्या प्रिंट करेंगे, अगर यूजर 0 इनपुट कर रहा है तब हम क्या प्रिंट करेंगे। उसके अलावा और बचा क्या, ओनली पॉजिटिव नंबर्स। तो यूजर अगर कोई पॉजिटिव नंबर इंसर्ट कर रहा है तो उसका फैक्टोरियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जानते हैं। जैसे कि सपोज 5 का मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो 1 से लेके मुझे 5 तक मल्टीप्लाई करते करते जाना है। तो उसके लिए फॉर लूप का हेल्प हम लेते हैं। तो एक कंट्रोल वेरिएबल हमने ले लिया और उसके बाद हम एक रेंज ले लेंगे। तो वो रेंज हमें हेल्प करेगा 1 से लेके उस नंबर तक पहुंचने के लिए। ओके, तो उस नंबर तक जबकि हमें मल्टीप्लाई करते करते जाना है तो उसका स्टॉप वैल्यू जो है वो एक उस नंबर से एक ज्यादा हम लेंगे, ताकि सपोज 5 हमने एंटर किया है तो 1 से लेके हम 5 तक जा सकें, जिसकी वजह से स्टॉप वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा 6, है कि नहीं। तो उसके बाद फॉर लूप यूज करने के बाद उसके अंदर हम क्या करेंगे, फैक्ट वेरिएबल को लेंगे और वहां पे हम मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट वैल्यू हमारा आएगा क्या, आई का फर्स्ट वैल्यू आएगा 1, फिर मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा, फिर नेक्स्ट लिस्ट का वैल्यू आएगा 2, वो मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा अगर हम नम का वैल्यू 5 लिए हैं तो इस तरीके से फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। फैक्टोरियल कैलकुलेट होने के बाद हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। फॉर लूप के बाहर आने के बाद वहां पे प्रिंट स्टेटमेंट के माध्यम से हम सिंपली प्रिंट कर सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ
फैक्टोरियल ऑफ num is फैक्टोरियल ऑफ num is फैक्टोरियल वैल्यू किस में स्टोर है? फैक्ट वेरिएबल में स्टोर है। फैक्टोरियल ऑफ num इज दिस, सो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज दिस। इस तरीके से वो हमें आउटपुट प्रिंट करके देना चाहिए। तो इसको सेव कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था। रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल में जाएंगे और वहां पे नंबर मांग रहा है। सपोज हम नंबर एंटर कर रहे हैं 5, तो हम देख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल हमें वो फाइंड करके दे रहा है 120। उसी तरीके से किसी भी नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। कोई दूसरा नंबर अगर हम ट्राई करेंगे, जैसे कि 10 अगर हम ट्राई करते हैं, तो हम देख सकते हैं 10 का फैक्टोरियल भी हमें वो फाइंड करके प्रोवाइड कर रहा है। 10 का फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो बहुत ही सिंपल तरीके से सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी बहुत से टॉपिक्स। आज के क्लास को हम यही पेंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।